तमिलनाडु सरकार ने लिपि को लेके कुछ घोषणाएं की थी 1 साल पहले करीब। जी कुछ सर। याद है आपको क्या घोषणा हुई थी? आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और 1857 की क्रांति में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। जी सर। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था तब? ठीक है आदित्य, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट में अंतर क्या होता है? मुझे ये बताइए कि जब भारत में एक डिफाइंड स्पीड लिमिट है डिफरेंट रोड कैटेगरीज में, तो गाड़ियों में वो क्षमता क्यों दी जाती है कि वो उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा चल सकें? आदित्य, जी आप आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ के नाम के इतिहास के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? मैं आई कम सर? यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। अपना एक संक्षिप्त परिचय दें हमें। जी सर। सर, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर गाँव से ही हुई है। इसके पश्चात सर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन बीए किया है और एंशिएंट हिस्ट्री विषय से सर एमए किया है। इलाहाबाद से ही किया है मैं आपने? जी सर। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपका विशेष की रुचि थी आपकी, या यूं ही ले लिया आपने? नहीं सर, रुचि थी मेरी एंशिएंट हिस्ट्री विषय में। अच्छा, एक ही बताइए आदित्य, प्राय हम लोगों को सुनने में मिलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रीसीड किया आपको आर्यन सिविलाइजेशन को। पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, फिर आर्यन सिविलाइजेशन आया, ठीक है ना? कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं साहब, दोनों सिविलाइजेशन को एग्जिस्ट कर रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं साहब, ये जो थियरी है कि आर्यन सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले आया, ये थियरी अपने आप में एक बहुत ही कंक्लूसिव थियरी नहीं है। आपका क्या विचार? आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, आप सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि आर्यन सिविलाइजेशन बाद में आया, हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले आया, या कुछ और हुआ? जी सर। तथ्यों के बेसिस पर आप हमें बताएं कि क्या आप मानते हैं कि पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, उसके बाद आपको आर्यन सिविलाइजेशन आया? जी इंडो सर। आर्यन सिविलाइजेशन जिसकी बात करते हैं। जी सर। अगर हम हड़प्पा काल को देखते हैं तो जो हड़प्पा सभ्यता है सर, ये एक नगरीय सभ्यता है और इसका काल अगर जो निर्धारण किया गया है सर, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अगर सर भारत में आर्यों का आगमन देखते हैं तो उसके लिए वो जो आर्य सभ्यता है सर, वो एक ग्रामीण सभ्यता है और इसका जो आगमन माना जाता है सर भारत में, वो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के पतन और आर्यों के आगमन का सर जो गैप है, वो लगभग 200 से 250 वर्षों का अंतराल है। तो इस आधार पर अगर हम सब देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता सर आर्यों से पूर्ववर्ती सभ्यता के रूप में दिखाई ऐसा कैसे हुआ आदित्य कि एक हाईली अर्बन सिविलाइजेशन पूरा का पूरा ख़त्म हो गया और फिर एक रूरल सिविलाइजेशन का प्रादुर्भाव हुआ? सर, हड़प्पा सभ्यता का अगर हम पतन देखते हैं तो वह एकाएक या अकस्मात कोई घटना नहीं रही है। उनमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कारण दिखाई देते हैं और एक चरणबद्ध रूप में सर ये घटना देखने को मिली है। और इसके अतिरिक्त अगर हम सर देखें तो इसके पश्चात भी जो उत्तर पश्चिम में बलूची संस्कृति या विदेशी एट संस्कृति, जो कब्रगाह संस्कृतियाँ दिखते हैं सर, वहाँ पर एक चरणबद्ध रूप में हमें नगरों का पतन दिखाई पड़ता है सर। वैदिक ग्रंथों में कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का कहीं कोई रेफरेंस आया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किसी में भी? इतिहास के विद्यार्थी के नाते मैं पूछना चाहता हूँ। जी सर। सर, अगर हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में जिस सप्त सिंधु प्रदेश की चर्चा की जाती है, वह उसी क्षेत्र में सर हड़प्पा क्षेत्र भी विस्तारित था। और इसके अतिरिक्त सर ऋग्वेद में जो इंद्र देवता हैं, उन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता है, और यानी कि पुरों को ध्वंस करने वाला। तो पुर का सर संदर्भ हम हड़प्पा काल के नगरों से जोड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त सर हड़प्पा से संबंधित एक शब्द भी आया है जो अभी मैं याद नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए, हड़प्पन स्क्रिप्ट क्यों नहीं डिसाइफर हो पाया है? जी सर, इसके सर कई कारण दिखाई पड़ते हैं। सर, पहला जो हड़प्पा काल में की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसका सर पहला महत्वपूर्ण कारण है कि जो अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं इसमें, वो सर बहुत अधिक संख्या में नहीं मिले हैं। दूसरा सर, इसमें जो भी इसकी लिपि है वो एक भाव चित्रात्मक लिपि है और बुस्त्रोफेदन लिपि जिसे हम कहते हैं। तो इसके कारण सर इसका पढ़ना थोड़ा उसमें कठिनाई देखने को मिली है। और जो इसका सर सर्वाधिक बड़ा अभिलेख है वो केवल 26 अक्षरों का है। तो अगर ये अधिक संख्या में होता तो हम इसे पढ़ सकते थे। और इसके अतिरिक्त सर इसमें कोई द्विभाषी अभिलेख नहीं प्राप्त होता है जिससे कि हम इसका कूट लेखन कर पाएँ। ये बताइए कि तमिलनाडु सरकार ने लिपि को लेके कुछ घोषणाएं की थी 1 साल पहले करीब।
जी कुछ सर। याद है आपको क्या घोषणा हुई थी? जी सर, तमिलनाडु सरकार के द्वारा हड़प्पा लिपि अगर कूट किसी के द्वारा उसे कूट लेखन किया जाता है या हड़प्पा लिपि का अगर पढ़ा जाता है तो उन्होंने उसके लिए पुरस्कार की घोषणा की थी सर। तो ये सर क्योंकि हड़प्पा जो लिपि है उस लिपि का संबंध सर द्रविड़ लिपि से भी कुछ अक्षरों को समानताओं के आधार पर माना जाता है, तो उन्होंने सर इसके लिए तो प्रोत्साहन राशि क्या क्या प्रूव करना चाहती है सरकार? सर प्रूफ तो हम नहीं कह सकते हैं, उनका सर इतिहास को लेकर के हर एक व्यक्ति अपनी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है उस संदर्भ में सर हम देख सकते हैं कि वो उस विरासत को बढ़ावा देना चाहते होंगे। और हड़प्पा लिपि को सर अगर वो द्रविड़ से संबंध स्थापित होता है तो यह किसी भी क्षेत्र के लिए सर उसके लिए ऐतिहासिक गौरव का बात होगी। मैकॉले मिनट्स क्या था? सर मैकाले माइन्यूट्स अगर हम देखते हैं तो ये 1834 ईस्वी में मैकाले के द्वारा जो भारत में सर अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन के लिए सर ये लाई गई थी, जिसमें भारत में जो अगर हम देखते हैं सर भारत शासन अधिनियम जो 1833 में आया था, जिसके तहत सर शिक्षा पर 10 लाख रुपए खर्च करने की राशि निर्धारित की गई थी। तो वह भारत में किस रूप में खर्च की जाएगी और भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होगा, इसी को लेकर के सर मैकाले माइन्यूट आया था, जिसमें उन्होंने सर भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन को बढ़ावा दिया। अंतिम प्रश्न, वुड्स डिस्पैच क्या था? वुड्स डिस्पैच सर इसी क्रम में आगे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ही 1853 में वुड्स के द्वारा सर डिजाइन किया गया था और इसे भारतीय शिक्षा में सर मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है कि इसी से सर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को एक नई दिशा मिली। वुड्स थे कौन? सर अगर मैं इस समय सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, और बाद में सर इन्होंने भारत सचिव के पद पर भी कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, ओडीओपी प्रोडक्ट क्या है वहाँ का? सर आजमगढ़ का ओडीओपी प्रोडक्ट निज़ामाबाद क्षेत्र की ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी? जी सर। वो कैसे होता है? सर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, अगर हम काले बर्तनों को देखते हैं तो सर ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भट्टी में बनाए जाते हैं लगभग 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो ये इनकी सर विशेषता है कि इसका सर जो उपयोग है वो सजावट के रूप में भी किया जाता है और इसके अतिरिक्त सर उन्हें हम खाना पकाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और भट्टी में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो रंग कैसा होगा? लाल रंग होगा सर इसका। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर कोयले का दहन किया जाता है तो वो जो कंबशन के पश्चात जो धुआं निकलता है सर, वही उसे काला रंग प्रदान करता है सर। अच्छा, तो ये परंपरा निज़ामाबाद में कितनी पुरानी है? सर ये मुगल काल में स्थापित हुई थी, लगभग 300 सालों से सर यहाँ पर। मुगल काल में किसने शुरू करवाया? सर इस विषय में एग्जैक्ट साहित्यिक साक्ष्यों से तो नहीं पता चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा लगभग सर 300-400 सालों से यहाँ पर चली आ रही है। अच्छा, लगभग कितने कारीगर इस कार्य में लिप्त हैं? सर ओडीओपी में आने के बाद इसका सर विस्तार हुआ है। पहले ये जो परंपरा है ये 30-40 परिवारों तक सीमित हो गई थी, अभी सर वर्तमान में 500-600 परिवारों तक ये विस्तृत है। ठीक है, तो माना जा सकता है प्रति परिवार अगर 3-4 लोग भी काम में लगे हों, 500 परिवार का मतलब लगभग 2000 या 20,000। सर 20,000 अगर 4 लोग हैं अगर सर तो 2000 सॉरी 2000 तो 2,000 लोगों के लिए है, तो इसका मतलब इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। जी सर। अच्छा, और क्या ये टिकाऊ वस्तु है या नाजुक होती है? सर ब्लैक पॉटरी रेड पॉटरी की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है सर। अच्छा, कि वो अधिक मजबूत होती है, उसे बेहतर ढंग से अगर हम पकाते हैं तो सर वो अधिक टिकाऊ के रूप में दिखेगी। ठीक है, तो जीआई टैग कब मिला इसको? सर इस संदर्भ में एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं, अगर अनुमान लगाऊँ तो सर 2015 में शायद। सही अनुमान है आपका। जीआई टैग होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है जीआई का? सर जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, अगर भौगोलिक संकेतक के रूप में देख सकते हैं इसे, कि किसी भी उत्पाद क्लोज है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। सॉरी सर। जियोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। तो आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और 1857 की क्रांति में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। जी सर। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था तब? आजमगढ़ के टुकड़ी का नेतृत्व? इस विषय में सर मुझे साक्ष्य एग्जैक्ट नहीं प्राप्त हुए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सर आजमगढ़ की तरफ से राजा बेनी माधव सिंह ने सर नेतृत्व किया था, जो भी विद्रोही थे, किंतु ब्रिटिश की तरफ से सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं प्राप्त। तो बेनी माधव सिंह अंग्रेजों के साथ थे कि अंग्रेजों के खिलाफ थे? ये सर राजा कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध में सर इन्होंने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। तो सफलता मिली? जी सर। भारत मतलब आजमगढ़ को अगर हम देखते हैं सर तो 81 दिनों के लिए सर ये अंग्रेजी शासन से मुक्त रहा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं सर तो ब्रिटिश ने सारे विद्रोहियों को दबा दिया गया था। तो क्या किया? जिन विद्रोहियों को कुचल दिया अंग्रेजों ने, उसके साथ क्या बर्ताव था उनका? जैसे बेनी माधव सिंह के साथ अंग्रेजों का क्या बर्ताव हुआ विद्रोह के दमन के बाद?
सर बेनी माधव सिंह के साथ उन्होंने उनका जो बर्ताव था वो रियासत उनकी सर वहाँ पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो गया और उन्होंने अपनी अंग्रेज़ों के अंडर में ही सर उन्होंने आगे भी शासन किया। लेकिन अगर सर विद्रोहियों को हम देखते हैं तो विद्रोहियों के साथ जो अंग्रेजी जो युद्ध हुआ सर उसमें विद्रोहियों की काफ़ी संख्या में सर तो बेनी माधव सिंह अंग्रेजों के साथ मिल गए, बाद में उन्होंने उनका सर अधिपत्य स्वीकार कर अधीनस्थ लिया। सहयोगी बन गए। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। आदित्य, जी सर। आपने रोड सेफ्टी स्पीच कंपटीशन में भी पुरस्कार प्राप्त किया है। जी सर। मुझे ये बताएं कि भारत में बढ़ती हुई जो रोड संबंधित एक्सीडेंट्स हैं उनके पीछे क्या कारण है? जी सर। सर इसमें कई कारण दिखाई पड़ते हैं, जिनमें सर सबसे बड़ा कारण अगर हम देखते हैं तो इन्हीं दुर्घटनाओं में सर लगभग 65% जो दुर्घटनाएं हैं वो सिविक सेंस नहीं होने की वजह से दिखाई पड़ती हैं, कि जो रोड सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं उनकी जो अवहेलना की जाती है। इसके अतिरिक्त सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमियां दिखाई पड़ती हैं, पॉट होल्स हों या सही ढंग से जो साइनेज होते हैं उनका नहीं होना, और इसके अतिरिक्त सर वेदर कंडीशन भी हैं, और जो व्हीकल इंजीनियरिंग है उसमें भी कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं सर। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित हुई कुछ रिपोर्टों से ये पता चलता है कि जो एवरेज स्पीड है जिस पर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वो भी निरंतर रूप से बढ़ी हैं, और अब कुछ एक्सीडेंट्स इस वजह से भी होते हैं क्योंकि लोग बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। मुझे ये बताइए कि जब भारत में एक डिफाइंड स्पीड लिमिट है डिफरेंट रोड कैटेगरीज़ में, तो गाड़ियों में वो क्षमता क्यों दी जाती है कि वो उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा चल सकें? जी सर। सर अगर हम स्पीड लिमिट को देखते हैं तो भारत में स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अलग अलग स्पीड निर्धारित की गई हैं, तो इस वजह से सर हो सकता है कि मैक्सिमम स्पीड क्या है? एक्सप्रेसवे पे ही होगी, जाहिर सी बात है। जी सर। कितनी अलाउड है? 120 किलोमीटर से। ठीक है। और किसी भी गाड़ी को आपने देखा है जहाँ पे 120 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड हो? गाड़ियाँ 150, 160, 180, 200 से ज़्यादा भी उसमें स्पीड लिमिट होती है। तो क्यों दी जा रही है ये स्पीड लिमिट, जब लीगली उस स्पीड पे गाड़ी चलाई ही नहीं जा सकती भारत में? सर इस संदर्भ में मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि भारत में कुछ विदेशी कंपनियों के द्वारा भी सर अगर हम देखते हैं कि उनके द्वारा कोई भी कंपनी कानून से बड़ी कैसे हो सकती है, जब कानून में हमने स्पेसिफाई किया है कि अगर एक्सप्रेसवे पे कोई 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी चलाएगा तो उसे चालान कटेगा उसका। जी सर। तो फिर हम अलाउ क्यों कर रहे हैं? सर मुझे लगता है कि इसमें शायद तकनीकी के स्तर पर कुछ ऐसी समस्या होगी। क्या ये एक ट्रैप है, सोचा समझा, कि जानबूझ के लोग उस स्पीड बैरियर को ब्रीच करें और फिर उनका चालान कटे? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये ट्रैप नहीं होगा, इसमें तकनीकी स्तर पर कुछ दिक्कतें होंगी जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। आदित्य, आपने जिक्र किया कि सिविक सेंस ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, और पर्टिकुलरली पेडेस्ट्रियंस जो लोग पैदल चल रहे हैं वो इन एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। जी सर। मुझे ये बताइए कि पेडेस्ट्रियंस की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जी सर। सर इसके लिए एक पेडेस्ट्रियन अलग से पाथ भी निर्धारण किया जाता है, और इसके अतिरिक्त सर रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग भी बनाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम सर देखते हैं कि जो सिग्नल्स में भी अगर हम सर देखते हैं कि सिग्नल को पालन को लेकर के, और स्पेशली सर अगर हम देखते हैं तो पेडेस्ट्रियन को लेकर के, उनकी अवेयरनेस को लेकर के, आजकल जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया या फिर स्क्रीन टाइम जो बढ़ रहा है सर, उसमें हम देखते हैं कि रोड पर चलते हुए जो पेडेस्ट्रियन पाथ पे यूज करते हुए लोगों का ध्यान रोड पर कम होता है, तो इसको लेकर के अवेयरनेस कैंपेन भी सर चलाया ठीक है। आदित्य, हम अगर भारत में महानगरों की बात करें तो विशेषतर यहाँ पर रोड रेज के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जी। लोग बहुत छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगते हैं और स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब कैजुअलिटी भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो क्या कारण है महानगरों में लोग इतना गुस्सा करते हैं? सर इसका अगर हम लिंक देखते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस से भी हो सकता है कि महानगरों में सर जो व्यक्तिगत जीवन है वो लोगों का कहीं ना कहीं अधिक व्यस्त रूप में दिखाई पड़ता है, और इसके कारण सर वर्क का जो प्रेशर है वो उनके पर्सनल लाइफ में या रोड जैसे इन चीज़ों में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम प्रगति तो कर रहे हैं बट वो सस्टेनेबल नहीं है। जी तो सस्टेनेबल ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? जी सर, सस्टेनेबल ग्रोथ को अगर हम सर देखते हैं तो ऐसी ग्रोथ जो लंबे समय तक स्थिर रूप से हो सके, और समावेशी रूप से सर सस्टेनेबल ग्रोथ को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सर जो संसाधनों का उपयोग किया जाता है उनका इस तरीके से नियंत्रित उपयोग किया जाए कि लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाएँ। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सर 17 ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि जिन्हें 2030 तक सर प्राप्त करना है, जिनसे सर पूरा विश्व एक संधारणीय विकास की ओर सर आगे बढ़े। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, चूँकि आपने बताया कि 2030 में ये समय सीमा है जब तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं, क्या इसके बाद का कोई प्लान है हमारे पास? 2030 के बाद विश्व किस दिशा में आगे बढ़ेगा?
सर 2030 तक अगर ये सस्टेनेबल ग्रोथ में जैसे प्रगति होगी उसके बाद सर ये निर्धारण किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त सर कार्बन एमिशन को लेकर भी अगर हम देखते हैं तो मुझे अलग अलग 3 देशों बिंदु बताइए, अगर आपको सुझाव देने का मौका मिले तो ऐसे 3 बिंदु बताइए जो आपको लगता है 2030 के बाद जो समय होगा उसमें उन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। 3 गोल मुझे बताइए। सर पहला जो गोल होगा वो नेट जीरो एमिशन का होगा कि किस तरीके से विश्व के लगभग अधिकांश जो विकसित देश हैं या जिनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उन्हें नेट जीरो एमिशन पर कार्य करना होगा। दूसरा सर मुझे लगता है कि जो इसमें असमान विकास है, जैसे हम SDG 1 में देखें गरीबी, SDG 2 में अगर हम देखते हैं भुखमरी की समस्या है, तो मुझे लगता है सर इस पर भी हमें ये भी एक विश्व का लक्ष्य लाइकली कंटिन्यूएशन और एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग गोल्स। ठीक है जी सर। तीसरा सर अगर हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में सर उसके प्रभाव पड़ेगा, तो तीसरा हम जलवायु परिवर्तन। शुक्रिया। आदित्य जी मैम। आप आजमगढ़ से हैं, आजमगढ़ के नाम के इतिहास के बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे? जी मैम, आजमगढ़ का जो नाम है मैम ये 1665 ईस्वी में यहाँ के राजा विक्रमजीत सिंह ने अपने पुत्र आजम शाह के नाम पर इसका नाम आजमगढ़ रखा था। आजम शाह के नाम पर? जी मैम। ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है आजमगढ़ का? मैम 1020। 1020 मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं? जी मैम। क्या कारण है इसका? मैम इसमें 2 कारण दिखाई पड़ते हैं। पहला जो कारण है वो यह है कि आजमगढ़ में अगर हम देखते हैं तो पलायन माइग्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से वहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक दिखाई पड़ती है। दूसरा मैम अगर हम देखते हैं कि जो शिक्षा का स्तर कम होना, या फिर अगर हम देखते हैं कि जो गरीब क्षेत्र होते हैं या गरीब, वहाँ पर भी सर मैम महिलाओं का जो रेशियो होता है वो अधिक दिखाई पड़ता है। पलायन आजमगढ़ से कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है? मैम इसमें दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, एक अंतर्राज्यीय और एक अंतर्देशीय। तो अंतर्राज्य में अगर हम देखते हैं तो जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, इन क्षेत्रों में अधिक पलायन है, और अंतर्देशीय में मैम गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी। ठीक है। आपके ज़िले में ही सिल्क साड़ीज़ कहीं बहुत फेमस है? जी। कहाँ पे? मुबारकपुर क्षेत्र में मैम बनारसी साड़ी बनाई जाती है। तो फिर मुबारकपुर में बनारसी साड़ी बनाते हैं, तो बनारस में कौन सी साड़ी मिल रही है? मैम बनारसी साड़ी यहीं बनाई जाती हैं। ये जब हम देखते हैं मैम तो लगभग 200-300 सालों से ये भी उद्योग आजमगढ़ में स्थापित किया गया है कि बनारसी साड़ियों की ही मैम मांग अधिक है, तो उन्हीं के थ्रू अगर हम देखते हैं तो मुबारकपुर क्षेत्र में ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं और मध्यस्थों के थ्रू मैम ये बनारस में पहुँचाई जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि मुबारकपुर का पोटेंशियल एक तरीके से छीन लिया गया? बनारस की साड़ियाँ उसे कहलाने लगे, बनारस सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन मुबारकपुर उस तरीके से फेमस नहीं हो पाया इंडिया में? जी बिल्कुल मैम, अगर हम इसे देखते हैं तो ये प्रारंभिक चरण में मुबारकपुर क्षेत्र के आर्थिक विकास में इसका मैम योगदान रहा, क्योंकि उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो यही जो इसकी संभावना थी, इसकी चुनौती बन चुकी है कि मैम जो वास्तविक लाभ होता है वो मध्यस्थों को प्राप्त होता है, जबकि जो इसके कारीगर हैं, जो ये कला है, ये अपने पहचान को स्थापित नहीं कर पाई है। तो कुछ कर रही है सरकार इसके लिए? मैम इसके लिए अगर हम वर्तमान में देखते हैं तो जो भी कारीगर हैं, इनमें GI टैग बनारसी साड़ियों को प्राप्त हुआ है, तो उन साड़ियों के थ्रू डायरेक्ट हाट बाजार के माध्यम से, ग्रामीण बाजारों के माध्यम से, या ई-कॉमर्स को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो उसके माध्यम से ये डायरेक्ट अगर सेलिंग करते हैं तो इन्हें लाभ। आपने नोटा पे भी कोई डिबेट कंपटीशन किया है, तो मुझे बताइए किसी इलेक्शन में अगर नोटा ही मैक्सिमम वोट्स जो है नोटा पे चले जाए तो क्या होगा? तो भी मैम जो इसके नीचे जो दूसरा उम्मीदवार होगा जिससे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए होंगे उन्हें ही विजयी घोषित किया। इसका मतलब ये इनवैलिड हो जाएंगे एक तरीके से? जी मैम। तो कोई रोल हुआ फिर नोटा का? आपको नहीं लगता एक तरीके से फिर हम एक कैंडिडेट को इम्पोज कर रहे हैं इस डेमोक्रेसी में, जब हम साफ तरीके से जनता ने बता दिया कि वो किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे पूरी तरीके से खारिज कर दे रहे हैं? मैम अगर मैं नोटा को देखता हूँ तो नोटा को हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के रूप में ये जनता को एक प्रतिक्रिया के रूप में दिखाता है कि जनता के पास राइट टू रिजेक्ट है। और इसके माध्यम से अगर मैम देखें तो जो एक सांकेतिक रूप में जो पार्टियां होंगी वो जो उम्मीदवारों का चयन करेंगी, उसमें भी हम देखते हैं कि भारत में अपराधीकरण ज़्यादा है, तो उसको लेकर के उस स्तर पर सुधार देखने को मिलेगा। और इसमें मैम जो मतदान प्रतिशत है भारत में अगर हम देखते हैं तो वो लगभग 65% के आसपास है, क्योंकि अधिकांश लोग उम्मीदवारों की नापसंद करने के कारण मतदान नहीं करते हैं। तो नोटा जैसा ऑप्शन है तो इससे मतदान प्रतिशत भी मैम। ठीक है। किसी और देश में भी नोटा है? जी मैम, यूक्रेन और US में अगर हम देखते हैं मैम, ये नेवादा राज्य में सबसे पहले लाया गया था। तो फिर यहाँ वहाँ पे बाहर के देशों में भी यही होता है, अगर नोटा मिलता है तो सेकंड बेस्ट कैंडिडेट को हम ले लेते हैं जिसे मेजॉरिटी मिली है? हाँ मैम, अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। कुछ यूरोपीय देशों में ऐसा कानून है कि अगर वहाँ पर नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं तो री इलेक्शन का प्रावधान है मैम। ठीक है। आपके नाम पे एक बहुत फेमस मिशन है स्पेस सेक्टर में, आप जानते हैं? जी मैम, आदित्य L1 मिशन। क्या है वो मिशन? मैम ये 23 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच जो लैग्रांज बिंदु L1 है वहाँ पर स्थापित किया गया। कितनी ऐसी बिंदुएं हैं? मैम पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे 5 बिंदु स्थापित। तो हमने L1 क्यों चुना?
मैम ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर मैम सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी लगातार जो सौर है पवने हैं और सौर वो जो परत है उनका लगातार हम निर्देशन कर पाएंगे। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आपको लोकल क्यूजीन बनाना पसंद है? जी मैम। तो आजमगढ़ में क्या लोकल क्यूजीन है? मैम आजमगढ़ क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो निमोना और फरा जैसी डिशेस जो पूर्वांचल क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। तो फरा क्या है? मैम ये उड़द की दाल और चावल के आटे से बनाया जाता है। दाल पीठे जैसा है? जी मैम बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू आदित्य। ओके, थैंक यू। आदित्य, जी मैम। आपने स्पीचेस दिए हैं, जी मैम। है ना? स्पीच आपका एक हॉबी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। जी मैम। ठीक है, तो क्या सिर्फ पुरुषों के लिए ही स्पीचेस होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, हम इसे एक जेंडर बायसनेस के रूप में नहीं देख सकते। ये कोई भी व्यक्ति स्पीच दे ही सकता है। क्या हम हिस्ट्री में कोई ऐसे फेमस विमेन स्पीचेस को याद कर सकते हैं जो महिलाओं ने दिए हों? जी मैम। अगर मैं सबसे फेमस अगर मैं देखना चाहूँ मैम, तो जब हम अगर इतिहास में देखते हैं तो रजिया सुल्तान के समय जब उन्हें उत्तराधिकार नहीं मिला था तो उन्होंने जनता के समक्ष आकर के और लाल कपड़े में आकर उन्होंने जनता को प्रेरित किया था और न्याय मांगा था। और इसके अतिरिक्त मैम 1857 की क्रांति में भी अगर हम देखते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरीके से ग्वालियर में उन्होंने सिंधिया की सेनाओं को प्रेरित किया था, तो वो स्पीच भी क्या ये इम्पोर्टेंट कोई फेमस स्पीचेस हैं जो कि हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड हैं? मैम साहित्य में इसके स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, पंडित नेहरू की स्पीच, इसके अलावा कोई स्पीच है विमेन के नाम पे जो आप बता पाएँ अभी? सॉरी मैम, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। इतिहासकारों ने मुगलों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना? लेटर मुगल, ग्रेटर मुगल, जी मैम। है ना? तो ऐसा क्यों? किसी को ग्रेट बोल रहे हैं, किसी को लेट बोल रहे हैं। मैम अगर हम मुगल काल को अगर जिस इतिहास में अध्ययन की दृष्टिकोण से इसे बांट दिया गया है, अगर हम देखते हैं तो जिसे हम ग्रेटर मुगल कहते हैं, उनमें जो मुगल साम्राज्य है वो एक विस्तृत साम्राज्य पर उसका शासन है और उसमें केंद्रीकरण अधिक है। जबकि अगर हम लेटर बाद में देखते हैं मुगल पीरियड, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी मुगल शासक हुए, तो सर मैम जो मुगल साम्राज्य था वो अब दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों तक ही लगभग सीमित हो चुका था और अन्य जो राजवंश थे वो उसके अन्य राजवंश उसके पैरेलल स्थापित हो चुके थे। तो इस वजह से मैम देखने को मिल सकता है। ठीक है। आपने इलाहाबाद से पढ़ाई की है? जी मैम। इलाहाबाद का नामकरण प्रयागराज हो गया। जी मैम। परंतु इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी वही रह गया और इलाहाबाद कोर्ट भी यही रह गया। जी मैम। इसकी कोई खास वजह? मैम अगर हम देखते हैं तो इलाहाबाद का जो नाम जो प्रयागराज किया गया, ये उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल के द्वारा किया गया। जबकि अगर हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखते हैं तो यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसके नाम का जो परिवर्तन होगा मैम वो यूजीसी के माध्यम से ही हो सकता है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक कमेटी भी गठित की थी अपने नाम परिवर्तन को लेकर के, लेकिन मैम इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की अधिक समस्याएं आएंगी, खर्च भी इससे बढ़ेगा, तो इस आधार पर मैम इसका नाम अभी नहीं बदला गया है। और यही कारण मैम इलाहाबाद न्यायालय के रूप में भी देखने को मिलता है, हाई कोर्ट में भी, कि वो जुडिशियल जुरिडिक्शन में आता है, तो इस वजह से उसका नाम अभी तक नहीं बदला गया। प्रयागराज में पिछले साल महाकुंभ हुआ था, एक धार्मिक मंडली हुई वो? हाँ मैम, सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों रूप में देख सकते हैं। तो क्या इतना मैसिव व्यय है ना, इतना खर्च हमने किया, क्या ये औचित्य इसमें क्या नज़र आता है आपको? मैम इसका बहुत औचित्य हमें देखने को मिल सकता है। पहला हम इसे मैम सांस्कृतिक विरासत के रूप में देख सकते हैं और यह देश में मैम जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच एक समन्वय को स्थापित करता है कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं और उनके बीच जो नागरिक एकता के रूप में हम इसे देख सकते हैं। दूसरा अगर मैम देखें तो ये इकोनॉमिक बूस्टर के रूप में भी हम ऐसे कार्यक्रमों को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मैम कुंभ की वजह से ही अगर हम देखते हैं तो लगभग 40 करोड़ जो पर्यटक आए, जिससे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में देखें या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ देखने को मिला। और इसमें मैम इन्वेस्टमेंट के अगर देखते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किए गए कुंभ के समय, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया, तो इससे मैम लॉन्ग टर्म में जो स्थानीय जनता है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी लाभ मिलेगा। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह आप कह रहे हैं? जी मैम, हम इसे देख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप। क्या एम्परर जो अकबर थे जी, क्या उनके पास भी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ऐसी कोई सूची होगी? मैम अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो अकबर के द्वारा भी लगातार जिस तरीके से उन्होंने मार्गों पर कार्य किया और व्यापारिक मार्गों पर अगर हम देखते हैं मैम तो उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और भू राजस्व प्रबंधन को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने भूमि पर निवेश किया है तो उन्हें भी हम देख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप। ठीक है आदित्य, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट में अंतर क्या होता है?
जी मैम, आर्ग्यूमेंट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मैम, एक तर्क को दिखाता है। ये तर्क पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी, अगर हम देख सकते हैं तो किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए या किसी भी कथन को प्रूफ करने के लिए हम आर्गुमेंट देते हैं। जबकि मैम जो डिबेट है वह किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में दिया जा सकता है, कि डिबेट के लिए ही मैम आर्गुमेंट का प्रयोग करते हैं हम। तो आप कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट डिबेट का हिस्सा होते हैं। जी मैम। थैंक यू आदित्य। थैंक यू। आदित्य, आप डिबेटर भी रहे हैं, गोल्ड मेडल भी जीता है आपने। जी सर। आप 1 मिनट के लिए, एक मोशन में देता हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, आप हिंदी में आप जवाब दीजिएगा। जी। यू हैव टू स्पीक फॉर द मोशन। और वो सवाल ये है कि इंडियाज़ डेमोक्रेटिक डिविडेंड is turning into a India's demographic dividend is turning into a demographic burden. India's demographic dividend is turning into a demographic burden. जी सर, इसके फॉर्म में बोलना है। इसके फॉर्म में बोलना है आपको, हिंदी में आप बोलिए। जी सर, भारत में अगर वर्तमान समय में हम देखते हैं तो जनसांख्यिकीय लाभांश की जो स्थिति दिखाई पड़ती है कि भारत के पास एक विशाल जनसंख्या है जो कि 140 करोड़ के आसपास है। अगर इसमें हम देखते हैं तो जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो केवल 4% के आसपास है। तो इस स्किल्ड लेबर फोर्स में कमी होने के कारण और भारत में जो ये अधिकांश जनसंख्या अगर बेरोजगार या अल्प रोजगार में शामिल होती है तो सरकार के घाटे को भी बढ़ाएगी। तो इस तरीके से सर हम देख सकते हैं कि भारत के लिए उतने लाभान्वित नहीं होगा और भारत के लिए एक डिजास्टर के रूप में ये सामने आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं क्या सर? आइए, बैठिए आदित्य। जी, थैंक यू सर। कब है आपका इंटरव्यू आदित्य? सर 14 जनवरी। 14 को ही है? जी। अच्छा अच्छा। कौन सा प्रयास है आपका? दूसरा सर। दूसरा प्रयास है। और इंटरव्यू? दूसरा ही है। और सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड इंटरव्यू। जी। ओके, तो वो लास्ट इंटरव्यू में क्या स्कोर था आपका? सर उसमें बहुत कम स्कोर कितना? था, 140। 140? जी। आपने आकलन किया कि क्यों 140 आया? सर लास्ट ईयर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो मतलब ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू सर 22-23 मिनट सही चला था। फिर उसके बाद कुछ फैक्चुअल लगातार आ गए 5-6 क्वेश्चंस। फिर वहाँ पे उसके बाद सर लगभग 45 मिनट तक चला, तो वहाँ से चीज़ें सर फिर आगे ख़राब हो गई, उतना बेहतर नहीं हो पाया। कभी ऐसा लगा आपको कि कुछ आंसर्स आपने दिए होंगे जो आपको कंप्लीट जानकारी नहीं थी, फिर भी आपने अटेम्प्ट लिया होगा उसको जवाब देने का फैक्चुअल्स पे? मतलब सर ऐसे थे कि जैसे संसद भवन, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि पुरानी संसद भवन किसने बनाई, नई किसने बनाई, तो मैंने उस पर सीधे सीधे सॉरी 5-6 लगातार ऐसे सॉरी हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब ख़राब हो रहा है इंटरव्यू पूरा। तो वहीं पे बैठे बैठे सर वो माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था, तो उस वजह से थोड़ा ज़रूर हुआ। एनीवेज, मेरा कहना है कि जो मेरा अनुभव रहा है, मेरा अनुभव है ये कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है, दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव परफॉर्मेंस। अनलेस एंड अनटिल आपको जो नहीं आ रहा है, आप 4 क्वेश्चन आ गया, परेशान हो गए कि मैंने इसका भी जवाब नहीं दिया, इसका भी जवाब नहीं दिया, अब इसका जवाब तो मुझे किसी न किसी तरह से देना ही है। उस ट्रैप में अगर आप फंस गए और गेस वर्क करने लगे, तब वो बहुत भयंकर चीज़ हो जाती है, तब आपका इंटरव्यू में मार्क्स कम आ जाता है। अगर नहीं जानने पर इंटरव्यू बोर्ड कभी भी 20 मिनट जिसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन अच्छा नहीं बोलेगा, तो मुझे नहीं लगता है एज दिस थिंग कि इंटरव्यू बोर्ड में उसका बहुत निगेटिव, अनलेस के अनटिल आपने कोई ऐसी जगह पर जवाब दिया हो, वो आपको भी बेहतर पता होगा। लेकिन हाँ, उसको आप इंश्योर कीजिएगा, अगर कहीं गलती से भी किया होगा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको ना दोहराया जाए। काहे कि एक वन नेगेटिव आंसर इन द सेंस दैट यू डोंट हैव द डोमेन नॉलेज, स्टिल यू मेक एन अटेम्प्ट टू आंसर, तब वो हो जाता है कि फॉल्स स्टार्ट हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है वो। जी, क्योंकि आपको पर्सनैलिटी का टेस्ट है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज का टेस्ट हो गया है जी। तो पर्सनैलिटी में देखना है कि ये लड़का ईमानदार है या नहीं है ईमानदार। ईमानदारी के साथ ऑलवेज आप कीजिएगा। और कोई आर्गुमेंट्स होता है या कोई डिबेट होता है तो उसमें बिल्कुल आपको क्लैरिटी होना चाहिए आपको, इज़न्ट इट? तो क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी तो आप क्लियरली बोलिएगा भी, क्वेश्चंस को समझ के फिर क्लियरली बोलिएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा है, आप अच्छे से बोल सकते हैं, बिकॉज आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिससे कि अपेक्षा नहीं रखी जाएगी कि 140 नंबर लाए। आप 170, 180, 190 भी ला सकते हैं। दैट वाज वन ऑफ द बैड डेज
कॉन्फिडेंस लेवल रखिएगा अपना अच्छा, जी मतलब सर। कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि एरोगेंस हो जाए। हाँ, बिल्कुल यू सर। शुड स्टे हम्बल, यू शुड स्टे काम, यू शुड जी स्टे सर। कंपोज्ड, बट एट द सेम टाइम आप देखिएगा कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो नहीं बोलना बेहतर है, बशर्ते कि गलत बोल दें हम, समझ रहे, इसका ध्यान ऑलवेज रखिएगा। जी सर। ये मूल मंत्र यही है, अदरवाइज यू आर ए गुड कैंडिडेट। क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे कोई नहीं जानता है, जी ठीक है ना, इसलिए वो हम प्रिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे आपको। हो सकता है इतिहास से बहुत सारे प्रश्न हो सकता है इतिहास से एक भी प्रश्न ना हो, ऐसी भी स्थिति आ सकती है आपको। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, पिछले साल भी संभवतः आए होंगे आपको। जी सर, हाँ, आजमगढ़ यूपी से। हाँ, तो वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। और इतिहास लेखन पर इतना कुछ चल रहा है, जी अगर सर। पिछली बार पूछा है या नहीं पूछा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतिहास लेखन एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है तो सबको इंटरेस्ट पैदा कर रहा है सबों को। जी सर। उस पर इतिहास लेखन पर बात, हिस्टोरियोग्राफी पे बात हो सकती है। आपको उसमें ही बड़ा ही बैलेंस्ड आंसर देना पड़ेगा। ये नहीं कहिएगा कि साहब वो इम्पेरियलिस्टिक जो था वो गलत था, मार्क्सिस्ट गलत थे, सबाल्टर्न सही हैं, ये नेशनलिस्ट सही हैं। सही सब है जी, अपनी अपनी बिल्कुल जगह पर, साक्ष्य वही हैं, इंटरप्रिटेशन की बात है तो लोगों ने इंटरप्रेट किया अपने अपने कन्वीनियंस से, और जैसे जैसे नए साक्ष्य तो आपको वही मिलेंगे, आपको जी सर। एविडेंसेस का सोर्स भी वही होगा। ये आपको पता, फैक्चुअल क्वेश्चंस पर आपको या तो पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। जी हिस्ट्री में भी अगर नहीं पता है कि इस साल क्या हुआ था, ये कहाँ, इस राजा ने क्या बनवाया, उसने क्या बनवाया, इफ़ यू डोंट नो डोंट गो बाय दैट। नॉर्मली ऐसा पूछते नहीं, लेकिन यू नेवर नो, कभी कुछ फैक्चुअल पूछ भी सकते हैं। जी सर। तो जानते हैं तो उसका जवाब दीजिएगा, जो नहीं जानते हैं उसका जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। वैसे आप कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं। 140 यू शुड नॉट बी हैप्पी विद दिस 140 जी बिकॉज यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग 180 185 ऑल्सो। तो आप इस बार अच्छे से जाइए, टेक इट एज वन ऑफ द बैड डेज, और गलत दिन आपका इंटरव्यू हो गया, इस बार शायद अच्छा दिन आएगा तो अच्छा कीजिएगा। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। जी सर, मतलब मुझे यही था कि जैसे लास्ट ईयर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन सेकंड मेंबर नहीं पूछ लिया था कि हम आपसे क्या पूछें, तो मैंने वही बोला कि सर आप मतलब पूछ सकते हैं, आप जहाँ भी पूछना चाहें। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप बताइए क्या पूछें हम आपसे। तो मैंने उनको यही बता दिया था कि आप हिस्ट्री से पूछ लीजिए, आईआर से पूछ लीजिए। तो फिर मेरे पूरे मॉक में उन्होंने ये पूछा ही नहीं हिस्ट्री और आईआर मुझसे, जबकि मेरा हिस्ट्री से यूजी है, हिस्ट्री से पीजी है और हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा। तो फिर उन्होंने इसको पूरा हटा ही दिया, फिर किसी ने उससे क्वेश्चन नहीं पूछे, केवल पॉलिटी और वो चीज़ें। तो अगर ऐसा आता है चांस की बात है, कभी कोई पूछता है मैं आपसे क्या पूछूं, जनरली ये सब क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है। कोई एरिया छूट गया जिससे आप चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मान लीजिए कि पूछता है इससे क्या पूछूं, ये इसकी अपेक्षा आप ये कतई मत रखिएगा कि पिछली बार कहा है ना पूछो तो पूछेगा ही नहीं, इसलिए ऐसा सब्जेक्ट बोल दूं जो इससे पूछा ना जाए। जी वो फिर भी पूछ सकते हैं, ये जस्ट ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ हाँ पे, बिल्कुल सर। जस्ट मोमेंट में क्या आता है कि छोड़ो इससे, अब हिस्ट्री की बात ही ना करें, आईआर की बात ही ना करें, कुछ और बात करें। जी सर। तो अगर पूछा जाता है फिर भी आप अगर इतिहास पे आप कहिए सर इतिहास मेरा विषय रहा है, मैं अपेक्षा रखूँगा कि अगर आप इतिहास से प्रश्न पूछेंगे तो संभवतः मैं जवाब दे पाऊँगा, बस बात खत्म है। ना पूछे इतिहास से क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी सारी बातें और कुछ और पूछा जाएगा, हाँ बिल्कुल क्या सर। पूछा जाएगा उसके लिए आप चिंतित ना हो, जी बट इस तरह का जवाब दीजिएगा और ऑलवेज हम्बली जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना आप इंटरनेशनल अफेयर से पूछ लीजिए, ये लगता है थोड़ा सा सेंस ऑफ एरोगेंस, आप पूछो तो आपसे जो भी पूछना है इंटरनेशनल अफेयर्स, आप हम्बली हाँ, बोलिए बिल्कुल। उसी चीज़ को कि सर मैंने इतिहास का अध्ययन किया है या इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया है, थोड़ी जानकारी है सर हमें, संभवतः में जवाब, तो वही चीज़ एक दूसरे टाइप से हाँ, हो जाता बिल्कुल है। सर। तो बोलने का ढंग जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एक सिविल सर्वेंट के लिए और भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ, क्या बिल्कुल। बोल रहा है सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। जी सर। चलिए, ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।